अध्याय 4। क्या वो नौसिखिया है या कुछ और? मेरे मन में एक विचार दृढ़ता से जड़ पकड़ चुका था। मुझे अब पता था कि क्या करना है। मैं कोई बड़ा तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मुझे थोड़ा घुमाफिरा रास्ता अपनाना था, लेकिन आज भी मैं लगातार डंजन में डुबकी लगाता रह सकता था। मेरी योजना थी कि एप्स पैराडाइज से बाहर निकलते ही किसी दूसरे डंजन की ओर जाऊं। मन तो यही कर रहा था कि उसी डंजन में दोबारा उतर जाऊं, लेकिन मुझे पता था जैसे ही मैं फिर से उस प्रवेश द्वार की ओर जाऊंगा, लोग मुझे तुरंत पहचान लेंगे। मैं इतनी तेजी से डंजन क्लियर करते हुए बार बार नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इस बात का आत्मविश्वास न हो जाए कि अधिकांश खतरों से अपनी रक्षा कर सकता हूं। इस समय मेरा लक्ष्य था शक्ति, जो रैंक बी के बराबर या उसके करीब हो। इस शहर में सिर्फ एक ही भी रैंक हंटर था, और वह किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। उसकी ताकत ऐसी थी कि गोलियां और स्नाइपर राइफल तक उस पर बेअसर हो जाती थीं। जिस शहर में मैं था, आउटर बैंकिक्स, वो तो बस एक छोटा सा शहर था। कुछ ही डंजन थे, और उनमें सबसे ऊंचा रैंक सी तक का। देश के अंदरूनी हिस्सों में बसे बड़े शहरों में इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हंटर्स और भयानक स्तर के डंजन होते हैं। मेरा अगला पड़ाव था एक ई रैंक डंजन, जिसका नाम था फ्रोजन वेस्टलैंड। यहां बहुत कम शिकारी आते थे, क्योंकि इसकी ठंडी प्रकृति किसी की भी हड्डियां जमा देती थी। इस डंजन में 20 फ्लोर थे, जिनमें बर्फ जैसे राक्षस घूमते रहते थे। मेरे लिए यह और आसान होगा, क्योंकि मेरी निरंतर फायरबॉल कास्टिंग से ठंड का असर लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रोजन वेस्टलैंड में जाने से पहले मैं एक बात और परखना चाहता था। क्या मैं सच में अनगिनत बार फायरबॉल चला सकता हूं, या फिर मेरे पास बस एक असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में फोकस है जो मुझे दिखती नहीं? यह सोचते हुए मैं हरे क्रिस्टल से थोड़ी दूरी पर गया और प्रयोग शुरू किया। इस तरह एप्स पैराडाइज के अंतिम फ्लोर पर एक अजीब दृश्य दिखाई दे रहा था। एक अकेला आदमी लगातार आग के गोले बनावना कर फेंक रहा था। हर विस्फोट उसकी पहुंच से कुछ मीटर दूर गूंज रहा था। और फिर अगला और अगला। 20 मिनट बीत गए। मैं बिना रुके फायरबॉल कास्ट कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, और वह पागलपन भरा विचार अब हकीकत लगने लगा था। पिछले 20 मिनट में मैंने 1000 से भी ज्यादा बार फायरबॉल डाली थी। 40 मिनट बाद मैं उत्साह, डर और हैरानी तीनों को पार कर चुका था। अब यह मेरे लिए हकीकत थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह संभव कैसे है, लेकिन पिछले 1 घंटे में मैंने 3000 से भी ज्यादा बार फायरबॉल डाली थी। यह तो कोई रैंक हंटर भी नहीं कर सकता, यहां तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर शिकारी स्टील मिकाइल भी नहीं। यह बात मुझे डर भी दे रही थी, और उम्मीद भी कि शायद एक दिन मैं भी उनके बराबर खड़ा हो सकूं। समय के साथ मैंने देखा कि मेरे फायरबॉल और ज्यादा घने, तेज और विस्फोटक होते जा रहे हैं। अब 1 सेकंड में 2-2 फायरबॉल निकल रही थीं। उनकी रफ्तार और विनाशकारी शक्ति लगातार बढ़ रही थी, शायद इसलिए कि मेरी स्किल की प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ रही थी। अब मेरा पैनल कुछ यूं दिख रहा था। आरव, ऑक्यूपेशन, हंटर, वाइटैलिटी 10, फोकस, स्ट्रेंथ 10, स्किल S, फायरबॉल 59। मेरी फायरबॉल स्किल की प्रोफिशिएंसी 59 तक पहुंच चुकी थी, जो मेरे लिए अविश्वसनीय थी। मैंने अब तक सुना था कि मुश्किल से कुछ ही शिकारी 30 से ऊपर की प्रोफिशिएंसी तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे जल्दी जल्दी नई और ऊंची रैंक की स्किल्स ले लेते हैं। कोई भी F रैंक शिकारी इतना समय किसी शुरुआती स्किल पर नहीं लगाता। लेकिन अब मेरे फायरबॉल की ताकत शायद किसी D रैंक स्किल के बराबर पहुंच चुकी थी। मैं चाहता था कि परीक्षण और जारी रखूं, लेकिन खुद को रोका। अब असली योजना की ओर बढ़ना था। मैं उस हरे चमकते क्रिस्टल के पास गया और उस पर हाथ रखा। पलक झपकते ही मोनोलिथ के बाहर प्रकट हो गया। लोग मेरी तरफ देखने लगे, कुछ के चेहरे पर हैरानी थी। क्या इसका पूरा ग्रुप मर गया, या फिर यह कोई रैंकर है? हंटर F। हाँ, रैंकर। ऐसे कपड़ों में, और वो भी इतने हल्के बैग के साथ। बच्चा, उम्मीद है तेरे साथी तेरे अच्छे दोस्त नहीं थे। हंटर G। लोगों के चेहरे पर दया और ताना दोनों थे। मेरी सूरत सच में किसी रैंक सी से ऊपर वाले शिकारी जैसी नहीं लग रही थी। मैंने किसी की परवाह नहीं की। अब तो मैं इन नजरों का आदी होता जा रहा था। बाहर कुछ ठेले थे,
कुछ लोग हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे थे। मैं वाहनों की तरफ गया जहां शिकारी टैक्सी चलाने वाले खड़े थे। एक आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास आया, सवारी चाहिए। मैंने सिर हिलाया और सामने खड़ी डॉज चार्जर में बैठ गया। गंतव्य फ्रोजन वेस्टलैंड। 25 मिनट की यात्रा के दौरान मैं लगातार सोचता रहा, क्या मैंने कुछ छूट तो नहीं दिया? आने वाले दिनों में क्या क्या करना है? धीरे धीरे गाड़ी एक और विशाल मोनोलिथ के पास पहुंची। इस बार उसमें हल्का नारंगी रंग झिलमिला रहा था। इसका मतलब था यह डंजन खतरनाक था लेकिन स्थिर। कई शिकारी यहां की ठंड के कारण नहीं आते थे, इसलिए सरकार को नियमित रूप से इसकी सफाई करवानी पड़ती थी। मैंने किराया चुकाया, गाड़ी से उतरा और अपना हंटर लाइसेंस गार्ड्स को दिखाया। उन्होंने बस एक बार देखा, सिर हिलाया और जाने दिया। अरे भाई, मैं आत्महत्या करने नहीं जा रहा, मैंने मन ही मन मुस्कराते हुए सोचा। अंदर झांका, कोई टीम तैयार नहीं थी। बस कुछ शिकारी दुकानों पर खाने पीने या उपकरण खरीदने में लगे थे। मैंने बिना झिझक आगे कदम बढ़ाया और चौकोर दरवाजे पर हाथ रखा। तुरंत ही मैं रैंक डंजन फ्रोजन वेस्टलैंड के पहले फ्लोर पर पहुंच गया। पहुंचते ही हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैंने तुरंत 2 फायरबॉल डाली। वे उड़ने के बजाय मेरे चारों ओर घूमने लगीं, एक गर्म घेरे की तरह। आमतौर पर ऐसा करने में हंटर्स को लगातार ऊर्जा झोंकनी पड़ती है, लेकिन मुझे कोई थकान महसूस नहीं हुई। अब ठंड का असर लगभग खत्म हो चुका था। तभी मैंने गुर्राने की आवाजें सुनी। सामने सफेद भेड़ियों का झुंड था, उनके दांत बर्फ की तरह चमक रहे थे। मैं डरा नहीं, बल्कि आगे बढ़ा। मेरे हाथों से निकलती संघनित फायरबॉल इतनी तेज और विनाशकारी थीं कि भेड़िए एक ही प्रहार में राख बन गए। कुछ ही क्षणों में पूरा झुंड खत्म था। मैंने जमीन पर गिरे कोर उठाए और उन्हें बैग में डाला। फिर नजर उठाई, सामने फैला था बर्फीला धुंधला रास्ता, और मैं तेजी से उस 20 फ्लोर वाले डंजन की गहराइयों की ओर बढ़ चला, जो मेरी असली यात्रा की शुरुआत बनने वाला था।